मुझे नहीं पता कि आज का ये वीडियो आपके लिए है भी या नहीं। फिर भी आज तक जो भी मैसिव रिवॉल्यूशन इस दुनिया में हुए हैं वो ऐसे लोगों ने किया है जिनका वास्ता उस इंडस्ट्री से तो था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, आपको भी पता होगा कि राइट भाई जो थे ब्रदर्स, उन्होंने एरोप्लेन को फर्स्ट टाइम हवा में उड़ाया था। ठीक है, भले ही कुछ सेकंड के लिए ही सही, और वहाँ से पूरा एरोप्लेन इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। वो क्या करते थे, वो साइकिल का रिपेयर शॉप चलाते थे। तो साइकिल रिपेयर शॉप वालों का एरोप्लेन इंडस्ट्री से दूर दूर तक तो कुछ लेना देना था ही नहीं। हालांकि डिफेंस वालों को जो उस देश के थे उनको तो काफ़ी बड़ी फंडिंग मिली थी, वो भी कुछ नहीं कर सके। बट इन्होंने, जो साइकिल चलाने वाले उन लोगों ने, वो एरोप्लेन हवा में उड़ा के दिखा दिया पूरे दुनिया को। उसी तरीके से आपको अगर पता है रीयूजेबल रॉकेट्स वो क्या होते हैं, इससे पहले जो भी रॉकेट लॉन्च करती थी, नासा करती थी या फिर हमारा इंडिया का इसरो करता था, वो सारे एक टाइम ही यूज़ हो सकते थे। वापस उसे पृथ्वी में लाके फिर उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बना के दिखा दिया इलियॉन मस्क ने, और अपनी कंपनी स्पेसएक्स के माध्यम से उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये रीयूजेबल रॉकेट्स कोरी कल्पना नहीं, ये आज का हकीकत है। वो क्या करते थे, वो तो एक पेमेंट गेटवे पेपैल, जो आपको भी पता होगा, उसके वो निर्माता थे, को फाउंडर थे वो। ठीक है, तो उनका रॉकेट साइंटिस्ट लोगों से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं था, तो उन्होंने ये कैसे कर दिखाया। उसी तरीके से वर्ल्ड फेमस रैपर एमिनेम, तो ये जो रैपिंग वाली जो इंडस्ट्री थी, ज़्यादातर ये ब्लैक डोमिनेटेड रैपिंग इंडस्ट्री होती थी। मतलब रैपर मतलब ही मान के चलिए, उन लोग मान के चलते थे कि ब्लैक कम्युनिटी है और वही इसको मतलब सब कुछ करता धरता है, और बाहर वालों का तो इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। पर एमिनेम भी एकलौते ऐसे गोरे बंदे थे जो कि रैपिंग के इंडस्ट्री में ब्लैक डोमिनेटेड लोगों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने रैपिंग के ज़रिए, और रियली इसी की वजह से वो इतने ज़्यादा दुनिया में फेमस हो सके, क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। वैसे ही आपको ये सीखना और समझना है कि दूसरों से अलग हटके मैं कैसे ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करूं और दुनिया बदल के रख दूं। ये समझने के लिए आज का ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप केमिकल फार्मिंग से परेशान हो चुके हैं और आप अपने केमिकल वाले फार्मिंग को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ ट्रांजिट करना चाहते हैं, फिनेंशियली सेफ कुछ ऐसा फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर सिक्योर कर सके, तो आज के वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब आप केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते हो, तो केमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आती है। तो सबसे पहले ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग 3 साल के करीब लग जाता है। अब किसान बोलता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ऐसे भी प्रोडक्शन कम आता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपना 3 साल तक अगर कम प्रोडक्शन लेता हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे ही मेरा फुल प्रोडक्शन लाके भी मेरा फार्मिंग में उतना, मतलब बिजनेस में उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। तो 3 साल तक अगर कम प्रोडक्शन में ये करेंगे तो हम भूखे ना मर जाए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसानों का फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिजनेस में उतरने के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहला। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी महंगा है, या फिर आपको लगता है इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर आपको लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, तो इस भवसागर को कैसे पार किया जाए, तो उसका सबसे आसान और सिंपल सा तरीका ये हुआ कि पहला बात तो ये आप सोचना बंद कर दीजिए कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं रहा तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। ये आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा कि जितने भी कस्टमर बोलते हैं कि भाई जो हमारे काउंटर पे भी आते थे पहले, तो उन लोग पूछते थे क्या आपका सब्जियां ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। तो हम लोग बोलते थे मैडम हम लोगों ने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तब वो बोलते ठीक है चलो सर्टिफिकेशन अप्लाई तो किया ना। तो इस चीज़ से वो खुश होकर आराम से ये करते हैं। और ऑब्वियसली आपको भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि रियली मतलब फार्मिंग में कुछ और भी बड़े लेवल पे आज से 3 साल के बाद करना चाहो, तो आपका
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बट जब तक आपके पास आगे से पैसा आने का रास्ता क्लियर नहीं होता, आगे से पूंजी नहीं आती, आगे से कमाई नहीं आती, कहाँ से आप 50 ट्रक गोबर अपने खेत में फेंकवा सकते हो। अच्छा, जहाँ तक मार्केट में देखा गया है कि ऑर्गेनिक उत्पाद जो किसान लोग तैयार करते हैं, इसके लिए उन्हें मार्केट, स्पेशल मार्केट नहीं मिल पाता है, और जो मार्केट अवेलेबल होते हैं तो उनकी उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा हो सके अपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, उनको मार्केट नहीं मिलता, और दूसरा होता है कि उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता है, या फिर माल रखे रखे ख़राब हो जाता है इस उम्मीद में कि भाई हम लोग इंटरनेट में अपलोड करके रख दिए और हमारा तुरंत बायर ने ख़रीद लिया। तो वो समय कभी आता नहीं है, क्योंकि हमेशा आपसे बेस्ट या बेटर रेट देने के लिए हमेशा दूसरा या तीसरा वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो मान लीजिए अगर आपका लागत गेहूँ से, अगर मान लीजिए 10 रुपये का आपका लागत लगा, तो आप उसको 9 रुपये में या 8 रुपये में उसको बेचने में आपकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ले दे के अगर आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं तो आप कमाओगे कैसे। इसमें चीटिंग बाजी भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रिटेलर के ज़रिए बेचने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक जो अच्छे कॉर्पोरेट टाइप के रिटेलर है वो बोलते हैं भाई माल पैक करके यहाँ पे डंप करके रखवा दो, अगर बिक गया तो फ़ायदा दोनों का, अगर नहीं बिका तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, तो चाहे तो आप अपने घर ले जाओ। तो एक बार किसान ने अगर इतना मेहनत करके माल वाल लोड करके वहाँ पे रख दिया है रिटेल के शोरूम में, सपोज मान लीजिए बिग बाज़ार हो गया, स्पेंसर्स हो गया, डी मार्ट हो गया, इन दैट केस फिर वापस लेके जाना तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको डंप कर देना पड़ता है जैसे एक्सपायरी हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। दूसरा क्या है कि जितने छोटे या मीडियम स्केल के जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने किसानों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की है, और उसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हमने ये देखा कि भाई ऑर्गेनिक माल दिखा के, मतलब सैम्पलिंग करवा के पीछे से ये अपना केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो बेच देते हैं और किसान को पूछते तक नहीं है। तो ये काफ़ी सारे इंसिडेंट में हुआ है। सो इसी के चलते किसानों का विश्वास इन रिटेलर से टूट गया है, या फिर मुनाफाखोरी का चक्कर है, क्योंकि क्या होता है कि वो किसानों से एकदम कौड़ियों के भाव में, रद्दी के भाव में खरीदते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, और आगे मार्केट मतलब देने के प्रॉमिस से इसको एकदम 10 गुना ज़्यादा दाम पे लेके सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, और किसानों को कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन के बावजूद भी आती है, क्योंकि अकेला ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन आपको मार्केट मिलने की गारंटी नहीं दे सकता है। वो सर्टिफिकेशन की गारंटी दे सकता है, प्रमाणिकता की गारंटी दे सकता है, बट वो मार्केट देने की गारंटी नहीं कर सकता है। सो अगला चैलेंज है कि प्रोडक्शन कम हो जाना। केमिकल से जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ट्रांजिट करोगे तो उसमें शुरुआती दौर में तो पिकअप नहीं करेगा यूरिया डाई की तरह, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये समय लगने के कारण जो किसान भाई लोग सिर्फ खेती पे ही आधारभूत है उनकी रोजी रोटी या कमाई, तो वो डर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक अगर प्रोडक्शन कम रहा तो वो कहाँ जाएंगे, वो किसके आधार पे जिएंगे। तो इसी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मर्स जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते हैं, तो वो चाह के भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ नहीं पाते हैं। और इसी का फ़ायदा लेके कुछ प्राइवेट कंपनीज़ लोग क्या करते हैं, आपका सॉइल टेस्ट करते हैं, और सॉइल टेस्ट के बहाने जैसे ब्लड टेस्ट करके आपको डॉक्टर दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करता है, तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं कि आपका सॉइल टेस्ट किया और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक दवा बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट के अंदर लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो हर्बल एक्सट्रैक्ट आपको दिख रहा है, भाई इस हर्बल एक्सट्रैक्ट में ऐसा क्या है जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस हर्बल एक्सट्रैक्ट में ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, इसके चलते कोई जादुई करामात होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस हर्बल एक्सट्रैक्ट के यूज़ करने से ये अलग चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। ये सारी जो कंपनीज़ होती है, अब आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से ज़्यादा आज के समय में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने वाले ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि उनको किसानों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत आसान होता है, यहाँ पे ये दिखाते हुए कि भाई कुछ भी कर लो, यहाँ पे तो हर्बल एक्सट्रैक्ट है, इसी में पूरा जादू है, 80% तो वही है, बट यही तो हमारा चीज़ है जिसके चलते आपका जादू होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप समझ लो, अगर ऐसा कुछ होता तो वो चीज़ ज़रूर वो मेंशन कर रहे होते, तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस भी होती कि हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा करने के चलते हमारा इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो ज़रूर उसका एक्स्ट्रा हर्बल एक्सट्रैक्ट का जो बेनिफिट है वो ज़रूर इसमें वो मेंशन करते कि इसके अलावा जो 20%, 30% या जितने भी परसेंटेज वाइज जो एक्स्ट्रा जो भी इंग्रेडिएंट मटीरियल या माल मसाला जो इन लोग तैयार करके जोड़ रहे हैं, उसमें ये चीज़ अलग आती है। ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ
पे आज तक मैंने तो नहीं देखा जो मेंशन करती है। इसी में पूरा चक्रव्यूह में आपको लपेट लिया जाता है। ये बैक्टीरिया कल्चर तो हमें समझ में आ रहा है, जो कि हमारे कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में सस्ते में आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी फ्रेश माल आपको वहाँ से मिलता है सस्ते में। जबकि वही चीज़ अगर कंपनी से अगर मजबूरी में आप अगर ख़रीदते हैं, आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा दाम है इसका। ठीक है, तो इसका क्या है उपाय? इसका यही उपाय है कि ये सारी चीज़ें आपको अपने ही फार्म पे बनानी है। सोचिए ना, आप गुड़ पानी मिला के जब वो बैक्टीरिया को 200-200 लीटर के बड़े ड्रम पे अगर बना लेते हो, तो इस छोटे जो बॉटल का क्या ये है अहमियत है। तो यही चीज़ समझते हुए आपको अपना लागत खेती बाड़ी, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने लागत को कंट्रोल करना है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं जिनको डर लगा रहता है कि भाई हम सब कुछ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं, तो इसके चलते क्या होता है कि वो गलती से जाने अनजाने में गलत प्राइवेट जो सर्टिफिकेशन वाली बॉडीज़ है उनके चक्करों में पड़ जाती है, या फिर सरकारी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाती है जो इनसे मतलब घूस मांगते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो करप्शन इस लेवल में काफ़ी ज़्यादा है कि भाई आप उनको खिलाओ पिलाओ, पैसे भी दो और जूते भी घिसो, और तब जाके फाइनली वो आपको सर्टिफिकेशन बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे जो कॉलर्स होते हैं जो रियली ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हमसे जो डायरेक्टली बात करते हैं, तो उसी बात के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सारी चीज़ आपको बता पा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, इसको फॉलो करने के दौरान हमारे जो किसान भाई है उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं हम लोग कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में पूरा कोई दिक्कतें आ जाए। फंडिंग की कमी ये भी बहुत बड़ी एक बाधा है। अब इस पूरे सेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चैलेंजेस आती है। अब मैं आपको इसके अगेंस्ट में क्या क्या सोल्यूशन आप क्रिएट कर सकते हो जिससे कम रेट या कम लागत लगाते हुए भी आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, और इसमें जब धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाए तब आप अपग्रेड करते चले जाओ। तो इस तरीके से आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो इस केमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने में। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपका ये मानना है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में 3 साल का समय लगता है और उससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक बेस्ड कुछ भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, तो इसका एक मिथ हम लोग अभी डिबंक करते हैं। डिबंक मतलब उसका भांडा फोड़ करते हैं। ठीक है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आप 3 साल के प्रोसेस में जब सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में शुरुआत करते हो, तब आप अपने इस प्रोसेस में तो ऑलरेडी लगे हो ना, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप नेचुरली ग्रोन, ऑर्गेनिकली ग्रोन ये बोल के आप अपना 3 से 6 महीने के अंदर ही आप अपना फार्मिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हो। हमने आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में जिसने बोला कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं दिखाते हो तो हम आपका सब्जी नहीं खरीदेंगे या फिर हम आपका फ्रूट्स नहीं खरीदेंगे। ऐसा कोई भी रिटेल कस्टमर ने आज तक हमसे नहीं कहा है। हाँ, ये किस लिए एप्लीकेबल है? जहाँ पे एक बल्क में आप एक झटके में बहुत बड़ा 200 एकड़ का लैंड में एक बहुत बड़े यूनिट में एक मोनोक्रॉप करते हो, जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ नहीं करने के लिए। अगर आप वो एक झटके में टोकरा लेके अगर जाते हो तो ऑब्वियसली ये जो बड़ी कंपनीज है उनको अपना ब्रांडिंग का स्टिकर भी आपके प्रोडक्ट पे लगाना पड़ता है। तो इसके लिए उनको एक ऑथेंटिकेशन मार्क, उन्होंने आपके खेत में आके उतना देखा नहीं शुरुआती दौर से ही कि आपने कितना सही तरीके से किया है। तो इसी के चलते उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको वो अपने एंड कस्टमर जो वॉल्यूम में एक साथ झटके में उसके से ख़रीद ले, तो उसके लिए चाहिए होता है। तो इसके लिए आप क्या 3 साल का वेट करेंगे या फिर तुरंत जो हमारे घर की मिडिल क्लास गृहिणी हो गई, जैसे मैं बताता हूँ कि किसी भी घर का पावर हाउस उसका किचन होता है, तो अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास के घरों में अगर घुसने का अगर कैपेसिटी रखते हैं उनके रेगुलर सब्जियों को देते हुए 80% उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए किचन का, जब वो आपके एक ही फार्म के एक ही खेत से जब आ रहा हो, तब आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम में उगाने के चक्कर में आप क्या 3 साल तक वेट करोगे, या फिर आप ये क्या बोलते तुरंत 3 से 6 महीने के अंदर नेचुरली ग्रोन या फिर ऑर्गेनिकली ग्रोन ये बोल के आप अपना तुरंत 3 से 6 महीने के अंदर आप अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि रेगुलर हाउस होल्ड में चाहिए होती है किचन में, तो इससे आप अपना फार्मिंग का बिजनेस तुरंत प्लग एंड प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 3 से 6 महीने के अंदर जैसे आपके फार्म के प्रोड्यूस तैयार हुए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे घरों में आप जब दे रहे हैं, मिडिल क्लास घरों में, अफोर्डेबल रेंज में, तब आपके लिए मार्केट तुरंत खुलना शुरू हो गया। तो इनकेस अगर आपका सर्टिफिकेशन बहुत एज अर्ली एज मतलब एक
1 साल के बाद भी अगर वो आता है, स्टिल आप 3 से 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई कस्टमर अगर आपको कहता है कि भाई ये ऑर्गेनिक है या केमिकल इसमें डाला हुआ है, छुप छुप के आपने केमिकल डाला है, हमको कैसे पता चलेगा? आपका सिंपल सा आंसर ये होगा, तो सर या मैडम, आप सिंपल तरीके से आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, उसका सैम्पलिंग आप लेबोरेटरी, कोई भी लेबोरेटरी जो आपके मनपसंद का हो, आप उसमें जाके इसका टेस्टिंग करा लो। क्योंकि ऑब्वियसली जब टेस्टिंग कराएंगे तब तो आके उनको पता चलेगा ना, जब आपका रैंडम सैंपल उठाएंगे उनको तब ये पता चलेगा कि आप कितने ईमानदार हो। तो ऑब्वियसली जो कि आप हो ऑलरेडी, क्योंकि आपने कभी केमिकल यूज़ नहीं करी अपने फार्म पे, तो उसका अननेसेसरी लागत आप अपने जेब से क्यों दोगे? आपके कस्टमर को उसका लागत पूरा करने दीजिए। आपके कस्टमर को अगर आप पे शक है तो उनको इसका टेस्ट का पैसा खुद अपने जेब से लगाने दीजिए और खुद ही इसका टेस्ट करने के बाद खुद उसको मतलब तसल्ली होने दीजिए, क्योंकि तसल्ली तो उसका मन अशांत है ना, तो उसको तसल्ली करने के लिए उसको अपने जेब से खुद पैसा लगाने दीजिए। आपको इस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हर तरफ से ईमानदार हो और सच्चाई के रास्ते पे हो। तो ये आपका सबसे अच्छा पॉइंट है। जब हमारे किसान भाई ये जो केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ जो ट्रांजिट करना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में उन्हें बताया जाता है कि भाई आपके खेत को देखते हुए हमें लगता है यहाँ पे 25 ट्रैक्टर गोबर की खाद इसमें डालनी पड़ेगी। तो किसान सोचता है भाई इसमें तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर मेरे यहाँ पे अगर पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अगर 4,000 या 10,000 रुपये पर ट्रॉली अगर लगता है, वो तो काफ़ी महंगा पड़ा, इतना तो मैं बियर नहीं कर पाऊँगा शुरुआती दौर में। तो ये बात सच भी है। इसी के चलते लोग सोचते हैं कि उन्हें फंड्स की कमी होती है, क्योंकि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आता है। तो अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं, जहाँ पे है फंड्स की कमी। एक्चुअली फंड्स की कमी नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है। और दुर्भाग्य से ज़्यादातर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ये बैंक वाले करते हैं और आपको लोन सब्सिडी स्कीम्स के कुचक्र में फंसा के आपका प्रेडिक्टेबल इनकम को गड़बड़ाने के बाद अपना प्रेडिक्टेबल इनकम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्रेडिक्टेबल इनकम खुद का फिक्स करने का मतलब सीधा सा ये बात हो गया, जब आपको कर्जदार बना देते हैं वो, तो उनके लिए हर महीने का EMI तो आना स्टार्ट हो गया ना, प्रेडिक्टेबल इनकम आपके तरफ से। तो यहाँ से वो उन्होंने अपना प्रेडिक्टेबल इनकम आपके ज़रिए सिक्योर कर लिया, बट आपका क्या हुआ? आपके फार्म में जो आपने फूड प्रोसेस के लिए जो लोन लिया है या फिर फार्मिंग को अच्छे लेवल पे अपग्रेड करने के लिए पॉली हाउसेस लगाए हैं लोन लेते हुए, उसका क्या? वहाँ पे आपका प्रेडिक्टेबिलिटी तो आगे कस्टमर मिले या ना मिले इस चीज़ की तो श्योरिटी बैंक वाले तो नहीं लेते ना कि वो आपका कस्टमर बना के देंगे। और वहीं पे कम दर पे लोन सब्सिडी स्कीम्स एक अच्छा ऑफर देने के हिसाब से आपको तो बेवकूफ़ बना देते हैं, बट उसी चक्कर में आपको एक कर्जदार बना के अपना खुद का प्रेडिक्टेबल इनकम आपसे निचोड़ लेते हैं। तो अगर आपने मगरमच्छ के मुंह पे पैर अपना खुद का डाल दिया है, तो वो मगरमच्छ बुरा नहीं हुआ, वो आप बुरे हुए, क्योंकि आपने खुद अपना पैर मगरमच्छ के मुंह पे दे मारा है। ठीक है, तो मगरमच्छ के मुंह पे अपना पैर डाल दिया है तो वो तो चबाएगा ही चबाएगा। तो ये आपकी सतर्कता है, फिनेंशियल प्लानिंग है, जो आपको हमेशा हर दिक्कतों से बचाएगी। और ये चीज़ आपको कोई भी एग्री बिजनेस वाले या फिर जो स्कीम्स वाले, सब्सिडी वाले या लोन वाले ये नहीं बताते हैं। और जो लोग भी, जो कमज़ोर लोग भी इस कुचक्र में फंसते हैं, वो कभी भी फार्मिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल आज तक नहीं हो पाए हैं। मैंने पिछले 6 साल के अपने पूरे स्टडी में लोगों को जो प्रॉपर रिसर्च करके मैंने देखा है, तो हमें और हमारी टीम को तो यही समझ में आया है। तो ये 100% आपकी फिनेंशियल प्लानिंग की गलती होगी, ये बैंक वालों की गलती नहीं। तो अगर आपको फार्मिंग में फंड्स की कमी हुई है, तो इस आधार पे मैं आपको अब सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन, आप अपने कस्टमर को जिस दिन अपना इन्वेस्टर बना देते हैं, उस दिन आपको ना लोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही स्कीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वही आपको 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट हमारे फुल पेमेंट इन एडवांस टेक्निक को यूज़ करते हुए वो आपको देगी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे सक्सेसफुल या फिर एस्टैब्लिश फार्मर्स को ढूंढ सकते हैं जिनके पास ऑलमोस्ट लाइक 10 एकड़ हो या 20 एकड़ हो, जिसमें से 2 से 4 एकड़ वो आपको अपना लैंड दे सकते हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप उनकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे से 10 रुपये कमा के देने में उनकी मदद करो बीइंग एज अ फार्म मैनेजर, और 10 रुपये कमा के देने के बाद खुद अपने लिए 2 रुपये भी इसमें से ईमानदारी से ले सको। या फिर
दूसरा तरीका ऐसा भी हो गया कि बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जिनका फार्म हाउस खाली पड़ा रहता है, जिनको फार्मिंग में भी इंटरेस्ट है और वो चाहते भी हैं कि कोई आके उनको मदद कर दे और ये फार्मिंग का जो बिज़नेस है प्रोफेशनल तरीके से उनके फार्म को ऑफिशियल तरीके से रन कर दे, एक सर्टिफाइड फार्म मैनेजर्स की तरह, और ये रन करते हुए उनके फार्म को ऑटो पायलट मोड में रन कर दे। तो क्या आप हमारे ट्रेनिंग में आने के बाद, ये स्किल्स डेवलप होने के बाद नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो इसी के चलते मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत इनसाइट्स है जो मैं आपके साथ दिल खोल के शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूर जो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करे, जिसको आप फील करें कि नहीं ये सही बात कर रहा है, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको रिजेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और काफ़ी सारे टाइम ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो प्राइवेट जो सर्टिफिकेशन कंपनीज होती है वो किसानों को डरा देती है, बोलते कि नहीं अगर सर्टिफिकेशन नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमेशा डराती रहती है। तो ये डराने का मतलब है उनकी कमाई। ठीक है, तो वो आपको डरा के अपनी कमाई का रास्ता बनाना चाहते हैं। बट ये भी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ हद तक तो ये सही है कि भाई सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, बाय लॉ आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आपको इतना भी प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि अगर सर्टिफिकेशन नहीं किया तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ये सोचना तो आप एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से सही काम कर रहे हैं और उनका मार्केट ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर इन केस कोई भी कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं हमें कैसे पता कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ये वो क्वेश्चन उठाती है। यूजुअली ये ऐसे लोग हम लोगों ने देखा अपने एक्सपीरियंस में, ये ऐसे लोग सवाल करते हैं जो कि ये सर्टिफिकेशन कराने वाली कंपनी के लोग हो, या फिर ऐसे लोग हो जो कि एकेडमिक्स वाले जो बोलते हैं ना किताबी कीड़े वाले लोग हो। वो सिर्फ उनको किताबी नॉलेज ही पता है, बट प्रैक्टिकल हकीकत उनको ये नहीं पता कि आपके खेतों में जब 50 ट्रैक्टर गोबर डालने की बात की जाती है तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर ट्रैक्टर का अगर लगता भी है, जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी महंगा है, तो उस हिसाब से आपका फिनेंशियल हालत क्या हो सकता है उनको अंदाज़ा भी नहीं हो। तो वो किताबी जो नॉलेज वाले जो PhD होल्डर है, तो उनको इस सेंस में ज़्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकली कभी खेती नहीं की है उस लेवल की। कुछ लोग करते हैं बट सब लोगों ने नहीं किया है। ज़्यादातर किसान जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद हमें मार्केट नहीं मिल पाया या सही दाम नहीं मिल पाया, काफ़ी हद तक वो सही है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मिडलमैन या बिचौलिए के चक्कर में पड़ते हो, या फिर एक झटके में पूरा वॉल्यूम लेके, पूरा टोकरा सर पे लेके जब एक झटके में पटकने की कोशिश करते हो, तो तब क्या होता है कि आप इतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन आप अपने लोकल एरिया में बेच नहीं सकते हो। तो मजबूरी में आपको क्या पूरा वॉल्यूम डंप करना पड़ता है उन बिचौलिए या फिर मिडलमैन या फिर उन कंपनीज के तरफ जो कि मतलब इसका ये करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका खेत से माल को तैयार करना, प्रोसेस करना, उसमें एक लागत आती है। फिर अपने खेत से उसको लोड अनलोड कराना, उसमें एक लागत लग जाती है। उसके बाद उसको पैकेजिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करने में उसमें 2 जगह लागत लग जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करा के जब आप वेयर हाउस में रखवाते हो, अगर आप खुद का कर रहे हो तो वेयर हाउस में रखवाओगे, उसकी एक लागत लगेगी। तो जितने जगह से एक मार्केट से दूसरे मार्केट या एक आदमी से 10 आदमियों की तरफ वो जाता रहता है, पास ऑन होते रहता है, तो ओवरहेड कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई फसल जो कि आपके खेत में 20 रुपए पर किलो में आप बेच रहे हो, तो जैसे जैसे आपके फार्म प्रोड्यूस मान लीजिए 20 रुपए पर किलो के रेट से आपके खेत से आप अगर बेच रहे हो, तो जैसे जैसे ओवरहेड्स बढ़ते जाएंगे, बिचौलिए इसमें घुसते जाएंगे, या फिर एक हाथ से 10 हाथ तक ट्रांसफर होते जाएंगे, तो वहाँ इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो 20 रुपए का मान लीजिए कोई फार्म प्रोड्यूस है, तो वो 50 रुपए मार्केट में पहुंच जाता है। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी ये कोरोना के बाद एक रिसेशन का टाइम आ गया है, जहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। तो सारे लोग अभी सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं, उनको जीना है। एक तो पैसे बचाने हैं और दूसरा आगे से पैसे कमाने हैं। बस यही 2 चीज़ों पे लोग फोकस कर रहे हैं। तो सर्वाइवल मोड पे क्या होता है, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान कहा जाता था, भाई मकान और कपड़ा तो हट गया है, सिर्फ रोटी पे लोग फोकस कर रहे हैं। तो रोटी पे जब लोग फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बजट में हमें समाना ज़रूरी है, उनके मंथली बजट पे। तो अगर आप जितने भी अमीर लोग को भी देखोगे जो एक समय में वो 50 रुपये किलो पर आटा खाते थे, वो भी आज 24 रुपये पर किलो आटे में आ गए हैं।
या आपको यकीन नहीं होता तो प्रॉपरली मार्केट देखिए। जितना भी इससे पहले ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जितना पहले खपत होता था तो आज उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम हो गया, घट गया है। ठीक है, तो अमीर आदमी भी 50 रुपये का आटा छोड़ के 24 रुपये पर किलो के आटे में संतुष्ट है, क्योंकि उसको आगे का फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा। तो जब तक मार्केट का ग्रोथ नहीं होता अगले 2 से 3 साल तक, तब तक वो सर्वाइवल मोड पे रहेगा। उसको अपने फैमिली का बजट एक अफोर्डेबल रेंज में चलाना है। तो आप उसको अपने फार्मिंग को यूज़ करते हुए कैसे मदद कर सकते हो, है कि नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इनसाइट्स एक एक जौहरी की तरह मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ, आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी एक साथ मिलनी शुरू हो गई है। इस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि हाँ यार, ऑर्गेनिक का तो काफ़ी नाम सुना है, तो चलो शौकिया तौर पे एक बार खा के देख लेते हैं। जब शौकिया तौर से जब वो खाने की कोशिश करते हैं तो एक बार खाएंगे, हाँ अच्छा था खाने के लिए, बट बजट इतना 50 रुपये पर किलो अगर आटा है तो बोलेंगे चलो एक बार खा सकते हैं, बट हमेशा नहीं खा सकते। और जो खा सकते हैं वो 2% लोग होते हैं, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, और वो लोग आपके पूरे फार्म के आटे की खपत अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप 50 रुपये किलो में भी डायरेक्ट कस्टमर को अगर बेच रहे हो तो आपका हो सकता है 100 क्विंटल अगर आ रहा है खेत से आटा, तो हो सकता है आपका 50 किलो ही बिक जाए। ठीक है, तो 50 किलो अगर बिकेगा तो आपका तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि रखे रखे आटा भी खराब हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये जो भवसागर से पार पाने का सबसे आसान तरीका ये हो गया कि आप पूरे खेत को ना भर के कुछ भी उगा लो, ये ना करके आपने सबसे पहले इन सारे 2-3 क्रॉप या मोनोक्रॉप के चक्करों में ना पड़ते हुए आपने डिमांड ड्रिवन फार्मिंग की, और कस्टमर के बजट में समाते हुए उसको अफोर्डेबल रेंज में हेल्दी, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरली ग्रोन जो प्रोडक्शन है आपके फार्म का प्रोड्यूस, जो कि उनके किचन का 80% सामान होगा, आपने खुद अपने फार्म से दी और उनके बजट में समाने की कोशिश करी। तो वो उनको अफोर्डेबल रेंज में भी मिल गया और एट द सेम टाइम ये शौकिया तौर से नहीं रहा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं आपके खेत से जो हेल्दी, ऑर्गेनिक, अफोर्डेबल रेंज में नेचुरली ग्रोन सब्जियाँ निकल रही है, वो आप ठेले वाले के ही रेट पे दे रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उनको एक केमिकल वाले की सब्जी दिख रही है ठेले में, वहीं दूसरी तरफ आपकी ऑर्गेनिक सब्जियाँ दिख रही है। उसको कौन सा वाला खाएगा, ऑर्गेनिक वाला या केमिकल वाला? ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनिक वाला वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो अगर आप बोलते हो कि मैं टायर 2 सिटी में रहता हूँ, टायर 3 गांव में रहता हूँ, या टायर 1 शहर में रहता हूँ और मुझे मार्केट नहीं मिल पाता, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम लोग डीबंक अभी कर चुके हैं। तो आपको अफोर्डेबल रेंज में जब तक आप बजट में नहीं समाते नॉर्मल मिडिल क्लास के लोगों में, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जब वो आपके खेत पे आएंगे, जब वो जीवामृत देखेंगे, गौमूत्र का स्मेल आएगा आपके खेत से, कोई केमिकल का पर्चा नहीं दिख रहा है, केमिकल पैकेट्स का जिसका स्प्रे करते हो, या फिर केमिकल की बास नहीं आ रही है उसमें से, तो लोग इसको ऑर्गेनिक समझेंगे और वहाँ से केचुआ भी निकल रहा है। तो ये सारे एविडेंसेस लोग जब देखते हैं वो खुद से तसल्ली हो जाते हैं। तो आपको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रमाण देखने पर ही कस्टमर खरीदेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में जितने भी लोगों ने आज तक हमसे फुल पेमेंट इन एडवांस देके 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट हमें किया है, तो उन्होंने कभी हमसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगा। तो वो सीधा बोलते थे कि हम आपके खेत में विजिट करना चाहते हैं। तो हम उनको खुशी खुशी इनवाइट करते थे अपने फार्म पे, वो आके खुद अपने से मुआयना करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आज के टाइम में आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसको पता है कौन सा आदमी सही काम कर रहा है या कौन सा आदमी गलत काम कर रहा है, वो इसमें फ़र्क करना जानता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके लिमिटेड जो फार्म का लैंड है उसमें फार्म प्रोड्यूस करने के बाद आप लोकल के ही फैमिलीज़ को खिलाते हो, तो अगर उनको कभी भी अगर पता करना कि भाई ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो आप उनको डायरेक्टली अपने फार्म पे इनवाइट कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जस्ट इसी वजह से ले रहे हो क्योंकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो और दुनिया को दिखाना है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए इसकी प्रामाणिकता दूसरों को दिखा के समझाना चाहते हो, तो वो कोई एकलौता सही रीज़न नहीं है। क्योंकि आपके फार्म पे अगर जीवामृत बन रहा है, गोबर की खाद बन रही है, आपके फार्म पे केचुए दिख रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। और सर्टिफिकेशन किन लोगों को लेना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका लैंड 50 एकड़ से ऊपर का हो और अगर आप वॉल्यूम में मास मोनोक्रॉप करते हो या फिर 2-3 क्रॉप करते हो, तब इन दैट केस आपके खेत पे तो फॉरेनर्स तो आ नहीं सकते ना, या फिर बाहर के लोग आ नहीं सकते। तो उसके हिसाब से उस रिटेलर हो गया या फिर उस ब्रांड को भी दिखाना ज़रूरी या फिर समझाना ज़रूरी है, तो उसके लिए वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करते हैं।
तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से आपका माल बिक जाएगा तुरंत, इस बात की गारंटी वो सर्टिफिकेशन वाले भी खुद नहीं ले सकते। वो खुद आपकी जिम्मेदारी लेते हुए वो ये नहीं बोल सकते कि भाई आप सर्टिफिकेशन करा लो, हम आपका माल बेच देते हैं। वो इसका गारंटी नहीं ले सकते। और अगर वो स्टैम्प पेपर पे भी लिख के अगर आपको ये बताते हैं कि भाई हम लिख के सब कुछ कर देंगे, स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए, आप फुल पेमेंट इन एडवांस उनसे ले लो, बोलो आप पैसा पूरा दे दो, आधा पैसा नहीं, आप पूरा पैसा पहले दे दो, उसके बाद हम उगाना स्टार्ट करेंगे। अगर इतना विश्वास अगर वो आप पे रख सकते हैं तो आप भी उनका विश्वास रखते हुए ये फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकते, तो जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी बहुत सारा देखा होगा जहाँ पे लोगों के साथ कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट करी, अपने पौधे बेच दिए, अपने बीज बेच दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा लेके भाग गए। ये बहुत सारे इंसिडेंट यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा। तो वो सारे चीज़ों से बचने के लिए ही मैं एक के बाद दूसरे फार्मिंग बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशनल लेवल के फार्मिंग को किस तरीके से किया जाए ताकि आपका फ़ायदा हो, यही सारे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को मैं दुनिया के सामने लेके आ रहा हूँ जो खुले तौर से आपको कोई इंटरनेट पे नहीं बताने वाला। तो मान लीजिए आप अगर फार्मर हो जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ जाने के लिए सर्टिफिकेशन के तलाश में हो, मतलब मान्यता के तलाश में हो। सो इन दैट केस सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या आपके पास 100-200 एकड़ का बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हो तब जाके आपका एक्सपोर्ट का काम हो जाएगा? अगर आपका फार्म उतना बड़ा नहीं है और अगर आप मार्जिनल किसान हैं तो आपको डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच के आप छोटे यूनिट में सर्टिफिकेशन के भवसागर में फंसे रहना चाहते हो तो टोटली आपका चॉइस है, इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकता। तो आपका फार्म अगर छोटा लेवल का फार्म है, 50 एकड़ से नीचे का फार्म है, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे लोकल मार्केट पे ही वो खप जाएगा, आपको बाहर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको मार्केट सर्टिफिकेशन का ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत है। तो केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते वक्त अगर कोई इंसान आपको अगर कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं आता है, तो सबसे पहले आप गलत लोगों से एडवाइस लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि एक तो इन लोगों ने कभी खुद से फार्म का प्रोडक्शन मैनेजमेंट खुद से तो कभी किया नहीं है, दूसरा क्या हो गया कि इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइप का एडवांस नॉलेज उनके पास नहीं है, और तीसरा क्या हो गया, टाइमली चीज़ों को टेक्निकली सही तरीके से करने को ही हम लोग फार्म प्रोडक्शन के मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाना मानते हैं, जहाँ पे आप डिजीज़ और डैमेज का सही तरीके से आंकलन और उसका कंट्रोल सही तरीके से जब आप कर सकते हो तभी जाके आपको फार्म प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में सक्सेस मिल सकता है। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनिक फार्मर से अगर पर्सनली बातचीत करोगे तो उनसे ये चीज़ आपको समझने को मिलेगी कि भले ही ऑर्गेनिक का पिकअप जो है शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्लो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक खीरा अपने खेत पे लगाया, ठीक है, तो उसका हो सकता है जैसे यूरिया डाई में बम डाला, बूम करके निकल गया, एकदम ये हो गया, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक का पिकअप धीरे धीरे होगा, बट इसका जो लाइफ साइकिल है केमिकल के लाइफ साइकिल से काफ़ी लंबा होता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए अगर आपका केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग करते हो तो उसमें आपका जो हार्वेस्टिंग है मान लीजिए 10 बार होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जस्ट बिकॉज उसका लाइफ साइकिल लंबा हो जाता है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाते हैं, तो 10 का हो सकता है 18 बार हो जाए या फिर 24 बार भी हो जाए, तो ये उसमें होता है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस मिथ को डीबंक करने का। डीबंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मिथ्या का भांडाफोड़ करने का, ठीक है, कि आपको समझ में आएगा कि हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में पिकअप लेट होने के बावजूद भी प्रोडक्शन वाइज आपको कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। तो हमारे ऑर्गेनिक फार्म का जो पौधे का जो लाइफ साइकिल है वो नॉर्मल केमिकल बेस्ड जो पौधा होता है उससे काफ़ी लंबा उसका लाइफ साइकिल होता है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा आने के हर एक चांसेस होते हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना आपका। तो वही सारी चीज़ें हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे फार्मिंग में प्रोडक्शन एकदम गिर जाता है, 3 साल तक पता नहीं हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, तो उसका सिंपल सा ये तरीका हो गया कि आपको प्रॉपर फार्म के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को संभालना पड़ेगा। अब तक जो आप फार्मिंग करते आ रहे थे वो एक बोलते हैं ना कमज़ोर किसान या फिर बिना कोई गाइडेंस का किसान या फिर अनपढ़ किसान की तरह, सॉरी मैं थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये इस तरीके किसान हैं जिन्होंने कभी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली, प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के तरीके से। टेक्निकल ट्रेनिंग तो बहुत सारी होती हैं बट
प्रोफेशनल बिजनेस फार्मिंग के तरीके से, मतलब जहाँ पे आपको पता रहे कि अपने बजट में रहते हुए कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े, ताकि शुरुआती ही दौर में हमें पैसा आने का रास्ता पहले बन जाए। क्योंकि पैसे आने का रास्ता अगर आपके लिए नहीं बना, नो डाउट आप कितना भी अमृतुल्य भोजन उगाने की तरफ हो, गौ माता की तरफ आप एकदम है ना कमिटेड हो, या फिर आप कुछ भी करो, प्रिंसिपल बेस्ड चीज़ें काम यहाँ पे नहीं करेंगी, आध्यात्मिक चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्योंकि हमारे इधर जितने भी लोग हैं जो फार्मिंग के बड़े बड़े धुरंधर है, एक्सपर्ट है, वो लोग प्रिंसिपल्स में इतना ज़्यादा डूब गए, आध्यात्मिक चीज़ों में इतना डूब गए हैं कि फार्मिंग के बिजनेस के साइड में उन्होंने उतना ज़्यादा कभी फोकस नहीं किया, और उनको कमाने से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना भी होता नहीं है। सन्यासी टाइप का उनका लाइफस्टाइल है। बट आपके पास या फिर हमारे पास खुद की परिवार तो है ना, उनको भी तो भरण पोषण करना पड़ेगा, उनका भी फ्यूचर है भाई। ये खेती का चुनाव, ये डिसीजन, ये हमारा खुद का है, बट हमारे बच्चों का डिसीजन कुछ और भी हो सकता है, उनके खुद के भी सपने रह सकते हैं, तो उनके तो सपनों को भी पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। तो वो कैसे पूरा करना है इस फार्मिंग को यूज़ करते हुए। रिसेंटली एक नई तरीके की धांधली हमारे पकड़ में आई है, वो है सॉइल टेस्टिंग में। अब सॉइल टेस्टिंग में भी क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास 10 एकड़ का लैंड है और आपने शुरुआती दौर में 2 से 4 एकड़ में फार्मिंग स्टार्ट करी, तो ज़्यादातर जो सॉइल टेस्ट वाले लोग हैं वो आपको किस तरीके से चकमा देते हैं वो भी आपको बताते हैं, जो प्राइवेट वाले होते हैं स्पेशली। ठीक है, जब आप उनको सॉइल टेस्ट के लिए बोलेंगे, एक छोटे से एरिया पे करके आपको दे देंगे, 2 एकड़ या 4 एकड़ पे करके आपको दे देंगे। अब आप चाहेंगे भाई हमारा तो पास 10 एकड़ है, हम तो पूरा एकदम 10 एकड़ का कराना चाहेंगे, तो वो ज़्यादातर केस में बहाना मारते हैं। वो बोलते हैं भाई अलग अलग एरिया का अलग अलग ही सॉइल चेंज हो जाता है, तो मे बी सॉइल चेंज होने की वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आए। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा रिपोर्ट है जिसमें बताता है कि मिट्टी बलुई दोमट है या फिर पथरीली मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी है जिसके चलते वो न्यूट्रिशन नहीं है। ऐसा कोई भी रिपोर्ट में आज तक हमने तो देखा नहीं है। सॉइल टेस्ट के नाते उन लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो जहाँ तक हमें पता है कि जो न्यूट्रिशन का उनके पास चार्ट दिया रहता है कि किसी भी पौधे को सही तरीके से ग्रो होने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब मान लीजिए 10 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, उसमें से हो सकता है सॉइल टेस्ट करने के बाद 6 या 7 टाइप के न्यूट्रिशन हो और 3 टाइप के ना हो, तो जो नहीं है वो आप डालिएगा। तो इसमें सॉइल अलग अलग हो जाने का क्या मतलब है वो आज तक हमें नहीं पता कि ये बहाना कैसे मार देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके एक ही प्लॉट पे अगर 20-25 कदम अगर आगे जाएंगे तो वहीं पे ज़मीन का मिट्टी अलग बदल जाता है, तो क्या उसमें सॉइल टेस्ट नहीं होता है? होता है ना। तो ये भी एक धांधली है, इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो मान लीजिए अगर एक सॉइल टेस्ट कराने में आपका 1500 रुपये प्राइवेट कंपनी से लगते हैं, ठीक है, तो वैसा अगर आपका 10 एकड़ का लैंड है और आपने शुरुआती दौर में 2 एकड़ या फिर 4 एकड़ पे आपने कराया, तो बचे आपके कितने? 6 एकड़। ठीक है, तो क्या आप ये पैसा डबल देंगे, ट्रिपल देंगे, या इसका 4 टाइम या 5 टाइम देंगे? है कि नहीं? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जब आप सॉइल टेस्ट कराएं तो एक ही बार में पूरे प्लॉट का आप कराएंगे ना, 10 एकड़ का एक ही साथ लगा हुआ तो है ना पूरा प्लॉट। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब उन लोगों के कंसर्न को भी एड्रेस करते हैं जिन लोगों का बहुत बड़ा डर रहता है कि अगर हम लोग कुछ 19-20 छेड़खानी करते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन के दौरान, तो हमारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में या सर्टिफिकेशन होने में कोई दिक्कत ना आ जाए। अब बोरॉन जस्ट बिकॉज आपका कोई केमिकल बेस्ड या फिर सिंथेटिक बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं है, स्पेशली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है जिससे कि कैंसर होने का डर रहता है, तब तक आप बोरॉन या कैल्शियम या जिप्सम तक यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना तो हमें पता है कि हार्मफुल ना हो तो तब तक ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि खेतों में जब आप डालते हो अगर वो काली होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें रहता है, ऑर्गेनिक मतलब जीवाश्म बेस्ड इसमें ये रहता है, तब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन के लिए मे बी एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? अगर आप देखेंगे गटर का कीचड़, मोटा मोटा काला बांस मारता हुआ कीचड़ जो आपने देखा होगा, तो वो भी तो काला है। ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो क्या वो जहरीला जो कीचड़ है, क्या आप वो अपने खेत पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें लीड, मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग हो सकती है। तो अगर गलती से अगर आप अपने खेत पे अगर यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ रिस्क में डाल रहे हो, जहर डालने के बराबर है। और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। बहुत पहले मैं जब ऑर्गेनिक फार्मिंग बनारस में करता था, आज से 5 से 6 साल पहले, तो हमें एक ऑफर आया था। हमें वो ऑफर ये आया था, गंगा के जो कीचड़, जो वेस्ट मटेरियल जो निकाला जाता है, तो वो वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट बनाया गया। अब वेस्ट मटेरियल में आप समझ ही रहेंगे, इंसानी मल मूत्र वहां पे रहेगा, नदी नहर में काफी सारे डेड बॉडीज बह के आती हैं तो वो भी रहेंगी, और इसके साथ आपका मतलब बहुत पता नहीं क्या क्या केमिकल्स वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो 8 रुपये पर किलो में भी अगर आपको मिल रहा है तो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। भले ही आप अपना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट अपने ही खेत में सेट करके अपने ही देसी गाय से अपना ही वर्मी कंपोस्ट बना के खुद अपने खाद खेत में अपने डालो, वो चलेगा। बट बाहर से आप पैकेट बंद, जस्ट बिकॉज उसका ब्रांडिंग सही से कर दिया गया है और पैकेट में उपलब्ध है, मतलब प्लग एंड प्ले, इजीली उठाओ और डाल दो, खोलो घोलो और लगा दो, तो वो वाले चक्कर में शॉर्टकट में कभी आप मत रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल आता है। भले ही वो ऑर्गेनिक हो पर वो सेफ नहीं होता है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। ये इनसाइट्स आपको कोई भी इंडस्ट्री में नहीं बताने वाला। हम लोग इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम लोग हर चीज़ों के तह तक जाके इसको हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। तो मैं भी बोल सकते हैं हमारा रिसर्च भी काफ़ी हद तक अच्छा है, तो हमारे किसान भाइयों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। केमिकल से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तरफ जाने में कोई भी बाधाएं आ रही है कि अगर आप कोई प्रोसेस गलत ना कर दो, कोई तरीका गलत ना कर दो, तो उससे आप घबराइए मत। आपको सिर्फ ये थंब रूल मान के चलना है कि कोई भी चीज़ आप हार्मफुल अपने खेत में यूज़ नहीं कर रहे हो। और दूसरा हो गया कि कोई भी चीज़ आप जब खेत में यूज़ करोगे वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब वो खनिज से रिलेटेड, जो बोलते हैं ओर्स, जो नेचुरली जो ज़मीन से आती है, या फिर जिसमें केमिकल सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हार्मफुल नहीं है, अगर वो अपने खेत में यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल थंब रूल है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। हालांकि मैं कोई सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं हूँ और ना ही मुझे सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है, बट स्टिल जो थंब रूल बताता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे सोल्यूशंस जो अभी हमने इस पूरे वीडियो में आपको बताए हैं, ये सबको एक सूत्रधार में रखते हुए हम लोग ने सिस्टम लीड्स टू सक्सेस वाला प्रिंसिपल बनाया है कि एक प्रॉपर सिस्टम ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। और वो कैसे होगा? जब आप हमारे प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कराते हो। तो जैसा कि इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस बताए हैं, बट इन सॉल्यूशंस को प्रॉपर सीक्वेंसिंग में डालते हुए प्रॉपर सिस्टम्स कैसे बनाने हैं और उन सिस्टम को यूज़ करते हुए हमें सक्सेस की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हम केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ट्रांजिट इजीली हो सके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ प्रोफेशनल फार्मिंग करते हुए ट्रांजिट करने चाहते हैं, जहां पे उनको फार्मिंग बिजनेस में फ़ायदा हो जाए।